नागपूर येथे नुकतेच महापौर आणि उपमहापौरपदी विजयी झालेल्या दयाशंकर तिवारी आणि मनीषा धावडे यांनी पदग्रहण केले। या पदग्रहण कार्यक्रमात माजी महापौर संदीप जोशी, मनपाचे विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे, भाजप आमदार कृष्णा खोपडे सुद्धा उपस्थित होते। या प्रसंगी माजी महापौर संदीप जोशी यांनी भाषणाद्वारे आपले विचार व्यक्त करताना म्हणाले की अभ्यासू नेतृत्व असलेले दयाशंकर तिवारी नेहमी माझ्या महापौरच्या कार्यकालमध्ये माझ्या सोबत ताकदीने उभे राहिले। आता त्यांच्या या कार्यकालमध्ये त्यांचा हा लहान बंधू म्हणून त्यांच्या सोबत ताकदीने उभा राहणार, अशी भावनिक प्रतिक्रिया त्यांनी या प्रसंगी दिली। दयाशंकरजीच्या बाबतीत सांगायचं म्हणजे दयाशंकरजी अत्यंत हुशार, विद्वान, परिपक्व आणि एक चांगलं व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांची ख्याती आहे। आणि अशा व्यक्तींची निवड या ठिकाणी झाली। त्यांचं मी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने, विरोधी पक्षनेता म्हणून महानगरपालिकेच्या वतीने मी त्यांचं मनापासून स्वागत करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो। आणि त्यांची कारकीर्द ही संघर्षमय आहे, परंतु यातून मार्ग काढून त्यांनी या शहराचा विकास करावा अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून मी व्यक्त करतो। त्याचप्रमाणे उपमहापौर धावडेताई यांनाही शुभेच्छा देतो की त्यांच्या हातून या शहराचा विकास व्हावा अशी त्यांना शुभेच्छा देतो। भारतीय जनता पार्टीची खरी नजाकत आपण या ठिकाणी बघतोय की पक्षाने 13 महिन्यापूर्वी डिसिजन घेतलं की 13 महिने पक्षातील एक नगरसेवक महापौर पदाची जबाबदारी सांभाळेल आणि त्यानंतर 13 महिन्यानंतर दुसऱ्या व्यक्तीला संपूर्ण पदभार सोपवेल। आणि त्याप्रमाणे कुठेही कुरकुर न करता, कुठल्याही पद्धतीचे विषय न होता आज या ठिकाणी माननीय दयाशंकरजी तिवारी या शहराचं नेतृत्व आजपासून स्वीकारणार आहेत। माननीय दयाशंकर तिवारींच्या बद्दल सभागृहातील जे नगरसेवक आहेत त्यांना संपूर्ण माहिती आहे। अत्यंत हजरजबाबी, कायद्याचे अभ्यासू, कायद्याचा व्यासंग असणारे, एकेका छोट्या कलमाचा अभ्यास असणारे आणि मित्रांनो, देशातच नव्हे तर बाहेरचे देखील एकूण 542 पुरस्कार मिळाल्यानंतर देखील एखाद्या छोट्या कार्यक्रमामध्ये सुद्धा भाषण करण्यासाठी रात्री जागून अभ्यास करणारे असं अभ्यासू नेतृत्व या शहराला आजपासून मिळत आहे। आणि जेवढे अभ्यासूच आहेत तेवढेच आक्रमक देखील दयाशंकरजी आहेत, हे देखील सभागृहाने अनुभवलेलं आहे। या महानगरपालिकेच्या इतिहासामध्ये मागील 13 महिन्यापूर्वी मी पदभार स्वीकारला। 13 महिन्यापासून अनेक कार्यक्रमांचं प्लॅनिंग केलं, सर्वांशी चर्चा करून। मग या शहरामध्ये असेल तर सुलभ शौचालय झाले पाहिजे, या शहरामधली उद्यानाची स्थिती बदलली पाहिजे आणि गरज पडल्यास संपूर्ण महापौरांचा निधी देखील सुलभ शौचालयाकरता देण्यात आला पाहिजे, या पद्धतीचे प्रोग्राम आम्ही ठरवलेत। परंतु शहराचं दुर्दैव, या शहरावरती असा एक माणूस आणून बसवला गेला की ज्या माणसाने संपूर्ण विकासाची गंगा या शहरामधली थांबवली। शहरामध्ये देणे किती, पैसे नाही या पद्धतीची भावना या ठिकाणी ठेवण्यात आली। परंतु मित्रांनो, या शहरामध्ये पैसे किती देणे आहे हे सांगता सांगता एक आयुक्त गेले आणि दुसऱ्या आयुक्तांनी आत्ता सांगितलं की आता एवढे देणे बाकी आहे। आणि देणे कुठले आहेत? ज्यावेळी त्याची संपूर्ण पोथी ठेवण्यात आली तर 2011 पासून चे देणे, 2011 मध्ये दिलेले वर्क ऑर्डरचे देणे, तेव्हापासूनची संपूर्ण स्थिती या महानगरपालिकेची आत्ता दिली। आणि अनेक कामे त्याच्यामध्ये अशी आहेत की ज्यांना पैसे देखील मिळालेले आहेत, परंतु यादीमध्ये त्याची नावं देण्यात आलेली आहेत। याचा अर्थ असा आहे की कुठेतरी पूर्वग्रह दूषित मानसिकतेतून या शहरामध्ये अशा पद्धतीचे कामं थांबवले पाहिजे, या शहरामधील विकासाची गंगा थांबवली पाहिजे। या ठिकाणी कुठल्याही पक्षाचा नगरसेवक असेल मित्रांनो, महानगरपालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदा असं घडलेलं आहे
की महानगरपालिकेला सर्वसामान्य जनतेसाठी गडर लाईन जरी टाकायची असेल तर त्या गडर लाईन टाकायसाठी 50,000चा निधी देखील या शहरातील आयुक्तांनी मंजूर करून दिलेला नाही. केवळ एवढंच नव्हे तर शहरातील सुलभ शौचालयासाठी देण्यात येणारा मागचा 5 कोटीचा निधी, महापौराचा निधी देखील थांबवण्याची हिंमत या शहरामध्ये आयुक्तांनी दाखवलेली आहे. हे देखील अत्यंत दुर्दैवी स्थिती आहे. आणि त्यामुळे मागील या संपूर्ण कोरोना काळामध्ये या शहरामधील संपूर्ण विकास कामं थांबलीत. आणि विकास कामं कुठली थांबावीत? मग ज्या ठिकाणी आज चंद्रमणी नगरमध्ये मला त्या ठिकाणचे नगरसेवक भेटलेत. चंद्रमणी नगरमध्ये मागील अनेक दिवसांपासून घराच्या समोर मलबा वाहतोय, घराच्या समोर संडासातील घाण वाहते, परंतु त्या ठिकाणच्या नगरसेवकाला 50,000चं काम करण्याची देखील मंजुरी या शहरामधील प्रशासन देत नाही. हे अत्यंत दुर्दैव आहे. आणि हे सर्व विषय असताना, या शहरामधले विकास गंगा थांबली असताना या शहरामध्ये पुन्हा हे संपूर्ण काम करणं हे सर्वात मोठं आव्हान सर्वपक्षीय नगरसेवकांसमवेत माननीय महापौर दयाशंकरजी तिवारे, माननीय उपमहापौर यांच्यासोबत आहे. माझी आपणा सर्वांना विनंती आहे की मागील 1 वर्षात जे घडलेलं आहे ते येणाऱ्या काळात घडणार नाही. येणाऱ्या काळात प्रशासन निश्चितपणे साथ देईल अशी अपेक्षा तुम्ही आणि आम्ही निश्चितपणे व्यक्त करू. माननीय दयाशंकरजींना मी माझ्यातर्फे तर मनापासून शुभेच्छा देतोच आहे. संपूर्ण ताकदीने दयाशंकरजी मागचे 1.25 वर्ष माझ्यासोबत होते आणि संपूर्ण ताकदीने त्यांचा हा लहान बंधू येणाऱ्या 1.25 वर्षात त्यांच्यासोबत ताकदीने उभा राहणार. आज नागपूर शहराच्या इतिहासामध्ये ज्यांच्या सोबत मी 1997 मध्ये नगरसेवकाच्या रूपाने त्यांच्या नेतृत्वामध्ये काम केलं आणि जे आज महापौराची पदभार आज त्यांनी सांभाळले असे आपले नागपूर नगरीचे महापौर सन्माननीय दयाशंकरजी तिवारी, आपल्या उपमहापौर सन्माननीय मनीषाताई धावडे, या ठिकाणी उपस्थित सगळे बंधू आणि भगिनींनो, माननीय महापौरजी आणि माननीय उपमहापौर यांचा अगर इतिहास अगर आपण पाहला तर दयाशंकरजी तिवारी जसे आक्रमक है तसे काम करण्यामध्ये भी त्यांची ख्याती आहे. मी अनेक वर्षापासून त्यांच्यासोबत या महानगरपालिकेमध्ये काम केलं आणि निश्चित स्वरूपात आज त्यांना नागपूर नगराची जबाबदारी आज त्यांना मिळाली आहे. उपमहापौरांना आज शहराची जबाबदारी मिळाली आहे आणि हे 8-10 महिन्याचे कारण या वर्षी विधान परिषदेची निवडणुकीची आचारसंहिता बहुतेक नोव्हेंबरला लागेल, त्याच्यानंतर महानगरपालिकेची आचारसंहिता लागेल. दया भैया समोर 8 महिने हे कसोटीचे या ठिकाणी ठरणार आहे. काम भरपूर आहे, या शहरामध्ये काम भरपूर करायचे आहे, लेकिन आपल्यावर संकट भी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आहे. कारण सरकारच्या वतीने जे अपेक्षा या शहराला आहे, जे अपेक्षा या नागपूर नगरीला आहे ते पूर्ण होईल. कारण या शहराचा सर्वांगीण विकास व्हावा त्या दृष्टिकोनातून आपण सगळे लोक या ठिकाणी दरवेळेस प्रयत्न करत राहतो. आपण पाहिलं असेल या नागपूर शहरावर जेव्हा जेव्हा मी त्यावेळेस भी आपण पाहिलं, या त्यावेळेस नंदलाल या नागपूर शहराला आले, चंद्रशेखर त्यावेळेस या नागपूर शहराला मिळाले आणि त्यावेळेचे संकट अगर आपण पाहिलं असेल त्या संकटामधून भी आपण मार्ग काढल्यानं पुढे या ठिकाणी चालत गेलो. यानंतर आता मागचे आयुक्त आले, त्या आयुक्ताच्या मार्फत अनेक प्रकारच्या अडचणी सगळ्याला निर्माण झाल्या, त्याच्या भी संकट आपण बाहेर काढलं आणि पुढे जाण्याचा आपण या ठिकाणी प्रयत्न केलाय. 1 वर्षाचा काळ हा कोविडचा काळ गेला,
कोरोना महामारीचा काळ गेला. या कोरोना महामारीमध्ये अनेकाले कोरोनाने शिकून बी गेलं कसं आपण राहिलं पाहिजे, कशी आपली पद्धत पाहिजे, तेही कोरोनाने आपल्याला सांगितलं आहे. तोही काळ आपण या ठिकाणी पाहिलाय. परंतु माझी या ठिकाणी विनंती आहे का हे येणारे 8 महिने या शहराचा सर्वांगीण विकास कसा होईल त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला सगळ्याला या ठिकाणी प्रयत्न करायचे आहे. आपण सर्वांनी जो आमच्यावर जो विश्वास दाखविलेला आहे तो विश्वास आम्ही नक्कीच पूर्ण करू आणि या नागपूर महानगरपालिकेच्या ज्या काही सोयी सुविधा असतात या नागपूरच्या अत्यंत खालच्या माणसापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करू अशी मी या प्रसंगी उपमहापौर म्हणून आपल्या सर्वांसमोर साक्ष देते. आपण सर्वांनी मला हा जो मान दिला त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे धन्यवाद व्यक्त करते आणि आपले शब्द इथेच संपविते. जय हिंद, जय भारत. कृष्णा भाऊ का संभाषण हुआ. कृष्णा भाऊ ने अपने भाषण में अपनी बात सामने रखी. संदीप जी का भाषण हुआ. संदीप जी ने अपने उद्बोधन ने गत वर्ष की त्रासदियों को आपके समक्ष रखा. मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कृष्णा भाऊ का नाम कृष्णा है और हमारे आयुक्त का नाम राधा कृष्ण है. तो राधा कृष्ण जी का जो कृष्ण भाग था वो कृष्णा भाऊ ने रखा, लेकिन राधा एक सौम्य स्वरूप है और भगवान श्री कृष्ण का गौरांग रूप राधा के रूप में हुआ था, इसलिए एक सौम्य स्वभाव भी उनके अंतर्गत होगा ऐसा विश्वास मैं व्यक्त करना चाहता हूं. और उस स्वभाव को जागृत करके उस उनके चरित्र के सौंदर्य के माध्यम से नागपुर शहर को सुंदर बनाने का प्रयास करने का विश्वास मैं आज के पावन पर्व पर आपको दिलाने की अपेक्षा करता हूं. संदीप जी ने पिछले वर्ष की बात कही. पूरे नागपुर शहर के सारे नगर सेवकों के लिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पक्ष के क्यों ना हो, शायद इससे बड़ा दुर्दिन नागपुर महानगर पालिका के इतिहास में कभी नहीं आया होगा कि नगर सेवक अपने वार्ड का कोई भी काम ना कर सके, ऐसी परिस्थिति वातावरण में उत्पन्न हो गई थी. हम लोग मजाक मजाक में एक कहावत कहते थे, वो चकल्लस का भाग होते थे और कहावत यही होते थे कि तुका मैंने उबे रावे. आगे क्या है, वर्ष भर तेज सुरू होता. तुका म्हणे उभे राहावे, चाल उभा हो. आणि नंतर जो व्यक्ति चले गया उनके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा. केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि उनके कार्यकाल का जो बैकलॉग है उसको भी पूरा करने की जिम्मेदारी इस सत्र में यहां पर मेरे ओर ही है. एक बात और मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि 2020 समाप्त हुआ, 2021 की शुरुआत हुई. कोरोना की त्रासदी में संपूर्ण नागपुर शहर के सभी नागरिक संगठनों ने मिलकर के बड़े पैमाने में काम किया और नागपुर शहर में कार्यरत नागरिक संगठनों के सहयोग से नागपुर महानगर पालिका कोरोना के कार्यकाल में लोगों तक सुविधाएं और सेवा पहुंचाने में सक्षम साबित हुई. और यह सारी चीज, पूरी लड़ाई कोरोना की जो लड़ी गई, ये केवल और केवल नागपुर महानगर पालिका के प्रशासन के बदौलत नहीं लड़ी जा सकती थी. एक विराट स्वरूप के रूप में नागपुर शहर के जन संगठनों ने जो कार्यक्रम में सहयोग दिया, चाहे वो अन्नदान का कार्यक्रम हो, चाहे फिर हॉस्पिटल में जाकर के सेवा देने का कार्यक्रम हो, या लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का कार्यक्रम हो, या प्रवासी मजदूरों को सुविधा देने का कार्यक्रम हो, शासन के साथ साथ जन संगठनों ने भी मिल करके काम किया. इसलिए मैं नागपुर शहर की समस्त जन संगठनों का भी शत मैं अभिनंदन करना चाहता हूं. नए पद की जिम्मेदारी मिल रही है और मेरा सौभाग्य है कि ये जिम्मेदारी मैं केवल पक्ष के नेताओं के समक्ष नहीं, केवल यहां उपस्थित अपने नगर सेवक भाइयों और बहनों के बीच नहीं, मेरा सौभाग्य है कि जिस माता ने मुझे जन्म दिया वो माता
जिनकी उम्र 99 वर्ष है, हरी माताश्री मेरे सामने बैठे हुए और उनकी आंखों के सामने यह पद ग्रहण करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। मैं खुले मन से विदित करना चाहता हूं कि मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था, तब मेरे पिता का देहांत हो गया और 9वीं कक्षा के बाद मेरे मां और मेरे पिता की भूमिका जिसने निभाई, उसके समक्ष पद ग्रहण करने का मुझे विशेष आनंद की अनुभूति हो रही है। एक क्षण ऐसा भी आया कि इस कोरोना के कार्यकाल में 84 में आने के बावजूद मेरी माताश्री ने उस पर विजय प्राप्त करी। अनेक लोगों ने कहा कि इसको अखबार में दो। मैंने कहा यह अखबार की आवश्यकता नहीं, यह व्यक्तिगत अनुभूति की आवश्यकता है। सुधाकर राव, मंच पे से मेरा परिचय देते समय लोग बहुत बार कहते हैं कि ये मां शारदा के पुत्र है। मैं इस मंच से शहर से स्वीकृत करना चाहता हूं कि हां, मेरी मां का नाम शारदा है और मैं शारदा का ही पुत्र हूं। यह अतिशयोक्ति नहीं है, सचमुच में मैं शारदा का पुत्र हूं और उसके आशीर्वाद के कारण ही यहां अगर मेरे बारे में 4 शब्द कुछ वक्ताओं ने अच्छे से कहे तो यह केवल और केवल मां का आशीर्वाद है, इसके अलावा कुछ नहीं। आज एक नई जिम्मेदारी मुझे सौंपी जा रही है। लोकतंत्र में यह जिम्मेदारी अनेक लोगों को मिली है। मैं केवल यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह 2021 नागपुर महानगर पालिका के इस सत्र में अंतिम वर्ष है। 2022 में चुनाव है और पिछले 1 साल से महानगर पालिका के सारे कार्य रुके हुए हैं। इसलिए 2 वर्ष के कार्य को 1 साल में करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी गई है और 2 साल का काम एक साथ करना है, इसलिए अकेले नहीं हो सकता। इसलिए आयुक्त भी मेरे सामने ऐसे हैं कि जिनका संयोजन 2 नामों से हुआ है, राधा कृष्ण। इसलिए दोनों वर्ष के काम के लिए वो निधि उपलब्ध करा के देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और विश्वास इसलिए है कि कृष्णा भाऊ, मेरे पिता ने मेरा नाम दया शंकर रखा। मेरे नाम में शंकर भी है और दया भी है। शंकर प्रकृति का वो देव है जिसे देवादिदेव महादेव कहते हैं। और आप देखो, समाज का जिसे हम आजकल राजनीतिक भाषा में बहुजन वर्ग कहने लगे हैं, वो सारा का सारा वर्ग शंकर भगवान से बड़ा नजदीक का वर्ग है। और शंकर की बारात में सारे के सारे लोग शामिल होते हैं। और मैंने तो मेरे बजट भाषण में बताया था कि शंकर का अकेला दरबार है कि जिसमें चूहों को खाने वाला सांप भी चूहे के साथ आराम से रहता है, सांप को खाने वाला मोर भी आराम से रहता है और नंदी का भक्षण करने वाला शेर भी आराम से रहता है। सारे विरोध शंकर के दरबार में हैं। चूहे को खाने वाला सांप वहां है, सांप को खाने वाला मोर वहां है, नंदी को खाने वाला सिंह वहां है, लेकिन कभी ये आपस में नहीं झगड़ते। ये सामंजस्य शंकर के ही दरबार में देखने के लिए मिलता है। इसलिए जो वर्ष भर आपने लड़ाई देखी वो देखनी नहीं पड़ेगी। अच्छे से महानगर पालिका के प्रशासन का काम होगा, ऐसा विश्वास भी मैं आपको दिलाना चाहता हूं। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं जब महानगर पालिका में नया आयुक्त आते हैं तो पहले मैं तिवारी जी होता हूं, बाद में दया शंकर जी हो जाता हूं और 6-7 महीने के बाद मैं आयुक्त महोदय के लिए भी भैया हो जाता हूं। अब ये भैया को मुंबई वाला मत समझना। हम जो स्नेह से अपने परिवार के सदस्य के लिए उपयोग करते हैं वही शब्द है। मुझे विश्वास है जो स्नेह सभी आयुक्तों से मिला है वो स्नेह काम करने के लिए वर्तमान आयुक्त से भी मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। और मैं विश्वास करता हूं नागपुर शहर की और जन संस्थाओं पर कि जिन संस्थाओं के माध्यम से नागपुर शहर ने कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई लड़ी है, उन सारी संस्थाओं को साथ में लेकर के नागपुर शहर ने इस स्वास्थ्य के आंदोलन को अच्छे तरीके से लड़ा है। आने वाले वर्ष में मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर थोरात की चर्चा सुनी है। डॉक्टर थोरात यानी हिंदुस्तान का वह सुपूत जिसने ऑक्सफोर्ड के लिए वैक्सीन का इजाद किया
वो डॉक्टर थोरात के भाषण को मैंने सुना है, और डॉक्टर थोरात ने कहा था कि कोरोना तो एक वायरस है जो निकल करके बाहर आ गया है करके। ऐसे अनेक वायरस है जो प्रकृति के अनुरूप बाहर निकल के इससे भी भयावह त्रासदी से सकते हैं। इसलिए आने वाले कार्यकाल में अगर इसी प्रकार की कोई त्रासदी नागपुर में आती है तो संकट के समय सामाजिक संगठन ने बाहर निकल करके काम किया। मैं कोशिश करूंगा कि यह सारी सामाजिक संगठन नागपुर महानगर के साथ केवल संकट के समय नहीं 365 दिन रह करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर सके, इस प्रकार का नियोजन इस नागपुर शहर में करने की कोशिश मैं करूंगा, जिसमें आप सभी का विशेष रूप से सहयोग मिलेगा। मेरा सौभाग्य है कि मेरे स्थायी समिति में प्रफुल्ल जी सम्माननीय सदन के बाद किसी भी राजनीतिक पक्ष के किसी भी नगर सेवक ने यह नहीं कहा कि दयाशंकर तिवारी ने उसको निधि उपलब्ध नहीं करी है। बगैर अन्याय के साथ मैंने पहले बताया शंकर का काम ही यह है बैलेंस बना करके रखना, बैलेंस बना करके रखना, और बैलेंस नहीं बना तो शंकर को तांडव भी करना पड़ता है। प्रफुल्ल जी ने वो भी मुद्रा मेरे स्टैंडिंग कमेटी के कार्यकाल में देखी है। मेरा सौभाग्य था कि जिनके सामने तांडव करना पड़ा वो मेरे शिक्षक श्याम वर्धने जी ही थे, दूसरे कोई नहीं थे। इसलिए शिक्षक और विद्यार्थी दोनों आमने सामने थे। लेकिन ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, तांडव नहीं करना पड़ेगा, नागपुर शहर का प्रशासन अच्छे से चलेगा। और मैं तो विश्वास करता हूं कि जब महानगर पालिका में कुंदाताई विजयकर महापौर के रूप में काम करती थी और उन्हें निधि उपलब्ध करा करके नागपुर में सीमेंट रोड बनाने का काम अगर पालक मंत्री के रूप में नितिन जी गडकरी कर सकते थे तो कम से कम उनसे प्रेरणा लेकर के दूसरा नितिन भी उस दिशा में काम करेगा, ये कल्पना मैं करना चाहता हूं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि जब महापौर आपका था तो हमारे नितिन पालक मंत्री थे और उन्होंने नागपुर को क्या क्या दिया, मैं याद ही लेकर के उनके सामने बैठूंगा और निवेदन करूंगा कि अब भाजपा का महापौर है और आपका नितिन बैठा हुआ है, आपसे भी मेरी अपेक्षा है। केवल नाम और सरनेम, नाम है कि ये सरनेम ही बदला है, दूसरी कोई बात नहीं है। अगर हमारा नेता सारे राजनीतिक मतभेदों को भूल करके शहर के सर्वांगीण विकास को करने के लिए कदम से कदम मिला करके सामान्य जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के काम कर सकता है तो आपको भी उस दिशा में आगे आना चाहिए, ये निवेदन मैं उनसे करूंगा। और निवेदन तो करने का हमारा अधिकार है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में पिछले साल 5 साल सत्ता में रहे हैं, उनके पास भी जाना पड़ा तो अवश्य जाएंगे। सारे हमारे विधायक लोग हैं, कृष्णा भाऊ है, प्रवीण जी यहां हैं, विकास भाऊ आज किसी कार्यक्रम के दृष्टि से मुंबई में है, गिरीश भैया आज एक बैठक के लिए मुंबई में है, मोहन मते जी किसी पारिवारिक कार्यक्रम के कारण यहां उपस्थित होकर के बाहर गए हैं। ये सारे विधायक नागपुर के हैं। इतना ही नहीं, कृष्णा भाऊ ने बताया कि 4-4 मंत्री भी नागपुर के हैं। इसलिए अपने नागपुर के लिए इन सबके प्रयासों से मिलकर के कुछ अच्छा करने का मैं संयोजन करने की चेष्टा करूंगा। पिछले 2 दिन से जिस प्रकार से शहर के सोशल मीडिया का वातावरण है, यह देख करके मुझे खुशी तो बहुत होती है, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास भी होता है और डर भी महसूस होता है। कारण जब अपेक्षा बहुत ज्यादा लोग करते हैं तो वहां निराशा होने के भी उतने ही गुंजाइश होती है। मैं केवल आज के पावन पर्व पर इतना ही कहना चाहता हूं कि ईश्वर मुझे यह शक्ति दे कि मैं इस प्रकार से कार्य करूं कि मेरे शहर के नागरिक को यह ना लगे कि दयाशंकर तिवारी के अमुक कार्य के कारण निराशा देखनी पड़ी। ईश्वर मुझे वह शक्ति दे कि मेरे कारण किसी भी निराशा ना देखनी पड़े और मेरे हाथ से अच्छे ही काम हो सके, ऐसी ईश्वर मुझे अपेक्षा।